बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के भी आप सदस्य रहे। इसके साथ ही आप की जो व्यक्तित्व की और कृतित्व की व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता ये है जो मैंने देखी कि आप जन सुलभ है ना। आप तक पहुंचना बहुत आसान है और वर्तमान में आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, जो कि राज्यपाल द्वारा आपको ये विशेष कार्यभार सौंपा गया है। लगातार ज्ञान परंपरा से जुड़ी विषयों को लेकर आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं। राष्ट्र धर्म पत्रिका से आप जुड़े हैं और इतने बड़े दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आपका एक हस्ताक्षर के रूप में आप जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हम बहुत ही गदगद हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से। और यहाँ पर सर लगभग 108-6 के लगभग प्रतिभागी हैं। उन सब की तरफ से आपका स्वागत, समन्वयक द्वय की तरफ से आपका स्वागत है सर। नमस्कार। अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। जी, UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कोलकाता विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के संयोजक द्वय राजश्री शुक्ला जी, राम प्रवेश जी, प्राध्यापक गण, विद्वजन, देवी और सज्जनों, पत्रकारिता में समाज जीवन का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। इसलिए कहा गया कि पत्रकारिता समाज जीवन का दर्पण है। यह समाज जीवन की वास्तविकता को अक्षरित करती है। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को उद्घाटित करती है। पत्रकारिता समाज जीवन के सत्य को उद्घाटित करती है। पत्रकारिता यह युग सत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। इसलिए आज की पत्रकारिता कल का इतिहास बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि वर्तमान की पत्रकारिता अतीत का इतिहास लेखन है। इसे उलटकर भी कह सकते हैं। इसे उलटकर यूं कह सकते हैं कि अतीत की पत्रकारिता वर्तमान का इतिहास बन जाती है। पत्रकारिता समाज जीवन की धड़कन है, जिससे उसकी जीवंतता और प्राणवत्ता का बोध होता है। यही धड़कन समय के सत्य के रूप में अक्षरित होकर जब जन जन तक पहुंचता है, तब वह पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल से लेकर और अब तक आधुनिक काल तक मानव ने जितनी भी उपलब्धियां समर्जित की हैं, उसमें पत्रकारिता का अपना विशेष महत्व है। पत्रकारिता समाज जीवन का नियामक है। इसे रेगुलेटिंग ऑथोरिटी कहते हैं। नियामक का अर्थ है मूल्य और मानदंड स्थापित करने वाला, समाज जीवन का नियंता। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को सचेत और सावधान करती है पत्रकारिता। इसलिए पत्रकारिता की बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्वपूर्ण है पत्रकारिता। समाज जीवन के मानकों को निर्धारित करती है पत्रकारिता।
पत्रकारिता समाज जीवन की गतिविधियों की निगरानी करती है। समाज में घटने वाली हर घटना के पीछे की प्रकृति, प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का रहस्योद्घाटन वास्तव में पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। ज्ञान, विज्ञान, अनुभव और समझ को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का अगर सशक्त माध्यम कोई ये जाओ फिर बच्चों को लेकर वही था सारा ही है। विक्रम सिंह जी की यहाँ से आवाज आ रही है। विक्रम सिंह जी कृपया म्यूट करें। जी, मैंने म्यूट कर दिया उनको। जी जी। पत्रकारिता जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य भी है। इसके माध्यम से इतिहास लेखन भी होता है। किसी समाज को जानने के लिए पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पत्रकारिता सभ्यता और संस्कृति का संवाहक है। दर्शन, चिंतन और भावाभिव्यक्ति को पत्रकारिता ने प्रौढ़ किया है। सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेलो, समाज जीवन की रुचि का परिष्कार करना पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। इसलिए यदि कहा जाए कि पत्रकारिता के बिना समाज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पत्रकारिता की इतनी महत्ता है, उसकी अगर चर्चा की जाए तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह है। पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का नाम है। सत्यम अर्थात सत्य की खोज पत्रकारिता का उद्देश्य है। शिवम यानी कल्याणकारी। पत्रकारिता की शुरुआत ही कल्याणकारी भावना से होती है, लोक मंगल की भावना से होती है। और सुंदर अर्थात सुंदरता को उजागर करना, अर्थात सकारात्मक पहलू को उजागर करना। सांस्कृतिक विरासत और प्रेरणास्पद प्रसंग को उजागर करना। कुल मिलाकर पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का नाम है। पत्रकारिता सदैव लोकहित, लोक मंगल और लोक कल्याण की भावना से की जाती है। पत्रकारिता ने मानवीय चेतना को उदात्त बनाया है। पत्रकारिता पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज है। जब व्यक्ति सिस्टम के आगे हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, घुटने टेक देता है, तब उसे अगर कहीं आशा की किरण दिखाई देती है तो वह पत्रकारिता ही है। एक छोटी सी खबर छप जाती है और उसका काम बन जाता है। पत्रकारिता में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। आपको स्मरण होगा जेसिका लाल हत्याकांड, लोअर कोर्ट का डिसीजन आ गया था।
उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर प्रकाशित हुई, नो वन किल्ड जेसिका, और इसके बाद अपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज जो व्यक्ति थे वो जेल के शिक्षों में बंद हैं। ये पत्रकारिता की ताकत है। इतने घपले घोटाले होते हैं, चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी घोटाला, इतने घपले और घोटाले होते हैं, उसको पर्दाफाश जो है वो पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। ये है पत्रकारिता की ताकत। कहने का तात्पर्य यह कि पत्रकारिता पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज बन जाती है। लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार होने से अगर कोई बचाता है तो पत्रकारिता ही है वो। किसी समाज को जानने के लिए वहां की पत्रकारिता को जानना जरूरी होता है। हाल के वर्षों में पत्रकारिता में नकारात्मकता का प्रभाव कुछ बढ़ गया है। समाज जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, दोनों तरह की घटनाएं घटती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। समाज जीवन का कृष्ण पक्ष भी हम देखते हैं, समाज जीवन का शुक्ल पक्ष भी हम पत्रकारिता में देखते हैं। लेकिन पत्रकारिता का उच्चादर्श यही है कि जो घटना जिस अनुपात में घटती है उसी अनुपात में उसे विन्यस्त किया जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार, हमने कुछ दिन पहले इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से एक मेजर प्रोजेक्ट मिला था, हमने काम किया था पत्रकारिता की नकारात्मक प्रवृत्ति और उसके कुप्रभाव का अध्ययन। उसमें पाया गया कि लगभग 70 से 80% जो समाचार है वो समाज का शुक्ल पक्ष ही है, सकारात्मक पहलू का समाचार है, और कृष्ण पक्ष केवल 20% के आसपास है, उससे भी कम है। लेकिन जो नकारात्मक पहलू के भावभूमि के समाचार हैं, जो 20% है, उसको समाचार पत्र में 80% स्थान दिया जाता है। और जो समाज जीवन का शुक्ल पक्ष है, समाज जीवन का सकारात्मक पहलू है, उसे केवल और केवल 20% जगह दिया जाता है, जबकि वह 80% होता है। ये पत्रकारिता में विरोधाभास है, और पत्रकारिता में यह विरोधाभास जब तक रहेगा, जब तक कि सांस्कृतिक चेतना का उदय ना हो जाए। हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब समाज का कृष्ण पक्ष है। ये केवल 20% होता है, लेकिन उसे समाचार पत्र में जगह दे दिया जाता है 80%। जबकि समाज जीवन का जो शुक्ल पक्ष है, जिसमें समाज जीवन में ईमानदारी, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, परोपकार, सदाचार, सह अस्तित्व, उल्लास, उमंग, संगोष्ठी, नित्य नए खोज, नवीन शोध, समाज कल्याण, सांस्कृतिक अधिष्ठान, अनुष्ठान, व्रत, त्योहार, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि इत्यादि अनेक ऐसे विषय हैं जो समाज के शुक्ल पक्ष हैं। इसे महज
20% भी स्थान नहीं दिया जाता है, जबकि ये 80% होता है। कहीं कोई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 से बड़ा थैला कोई गार्ड वापस कर देता है, कहीं कोने में खबर छप जाती है, ईमानदारी आज भी जिंदा है, जबकि उसे विस्तार से प्रकाशित करने की आवश्यकता है। तो समाज जीवन का जो शुक्ल पक्ष है वह हावी नहीं है, कृष्ण पक्ष हावी है। पत्रकारिता सेवावृत्ति संस्कार है और यह पत्रकारिता का प्राण तत्व है। सत्यान्वेषण पत्रकारिता का युग धर्म है। पत्रकार समाज का न्यासी होता है, ट्रस्टी होता है, और ट्रस्टी भाव से ही पत्रकारिता अगर की जाती है तभी वह पत्रकारिता समाज के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। समाज जीवन से तादात्म्य स्थापित करते हुए सत्य का साक्षात्कार करना ही वास्तव में पत्रकारिता है। घटना प्रसंग के सत्य को उजागर किया जाता है। जो तथ्य है वो सत्य होता है, जो सत्य है वह पवित्र होता है, जो पवित्र है वह शाश्वत होता है, जो शाश्वत होता है वह चिरंतन होता है, वह नित्य होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पत्रकारिता कुछ और नहीं अपितु तथ्यों के माध्यम से सत्य तक की यात्रा का नाम है। पत्रकारिता की एक दूसरी परिभाषा में भी मैं अक्सर कहता हूं, दूसरी परिभाषा भी पत्रकारिता की है कि समाज जीवन के घटना प्रसंग और अवमूल्यन को रेखांकित कर प्रकाशित करने के उपक्रम को ही पत्रकारिता कहते हैं। यानी पत्रकारिता की बड़ी महत्ता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत श्री गणेश सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर हुई थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में भारत में, अर्थात आज से 245 वर्ष लगभग पूर्व, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई। चूंकि हिक्की ने उसे निकाला था इसलिए संक्षेप में उसे हिक्की गजेट भी कहते हैं। वास्तव में उसका नाम जो है वो बंगाल गजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के काले कारनामे को उजागर करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता की। हिक्की ने कंपनी के कुकृत्य का भंडाफोड़ किया। यह सच है कि वह अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसका भंडाफोड़ उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से किया। भारत का हिंदी का पहला अखबार जो है वो था उदंत मार्तंड। वो 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था, सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था। खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग उसमें अधिक होता था। उस पर विस्तार से भी बातचीत करेंगे, कैसे उसने सांस्कृतिक चेतना के विस्तार के लिए उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पर भी हम अलग से बातचीत करेंगे। पहले ये भूमिका के तौर पर हम पत्रकारिता क्या है और किस रूप में है हम जानते हैं, उस रूप में पत्रकारिता को जानना चाहते हैं। फिर उसके सांस्कृतिक चेतना पर भी बातचीत करेंगे।
4 दिसंबर 1826 को आर्थिक संकट के कारण यह अखबार बंद हो गया। शुरू के अखबारों को देखें तो वो प्रायः सभी अखबार अल्पजीवी थे, आर्थिक संकट के कारण बंद हुए। कुछ अखबार अंग्रेजों के कुकृत्य, अंग्रेजों के कुशासन, अंग्रेजों के कड़े नियम कानून, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट के कारण भी बंद हुए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पत्रकारिता की जाती है। 19(1)A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में इसका उल्लेख है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो नैसर्गिक अधिकार है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, क्रंदन करता है, बड़ा होता है तो क्रीड़ा करता है, ये उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मां भी उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। इसलिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह उसके अंतर्गत पत्रकारिता की जाती है और उस पर कोई सरकार अथवा सत्ता अंकुश नहीं लगा सकती। दो चीजें हैं, एक सूचना की गोपनीयता और दूसरा जानने की स्वतंत्रता। दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल कंट्रास्ट है। शासक वर्ग चाहता है कि सूचना की गोपनीयता बनी रहे, इसलिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, विशेष करके शासकीय गुप्त बात अधिनियम। पत्रकार चाहता है कि जानने की स्वतंत्रता है और उसे जनता को सब कुछ जानना चाहिए। इन दोनों के बीच रस्साकसी का खेल चलता रहता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात पत्रकारिता को जन्म काल से ही इसकी अस्मिता और अस्तित्व को सीमा रेखा में कैद करने की कोशिश की जाती रही है। जो जो पत्रकारिता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, इतिहास को अगर देखें, ऐसे बहुत सारे, हम उस पर आएंगे, अभी बातचीत करेंगे। जो जो पत्रकारिता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उसे सीमित परिसीमित करने की कोशिश की गई, क्यों तो निषिद्धता की भट्टी में तपकर पत्रकारिता सोने की तरह निखरती रही, प्रदीप्त होती रही। संकट के दौर में पत्रकारिता मुखर और प्रखर हुई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के तहत पत्रकारिता की जाती है। अमेरिका की तरह भारत में कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है पत्रकारिता के लिए। आम लोगों को जो अधिकार है वही अधिकार पत्रकार को भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया संविधान सभा में कि पत्रकारिता के लिए अलग से क्यों नहीं कानून बनना चाहिए, तो उनका कहना था कि जो अधिकार आम लोगों को है वही अधिकार पत्रकार को भी होना चाहिए। यानी वो अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, आम लोगों को जो अधिकार प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें 3 तंत्र की ही चर्चा की गई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और ये जो चतुर्थ स्तंभ हम कहते हैं, पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है, वो वास्तव में लोक मान्यता के हिसाब से चतुर्थ स्तंभ है।
कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता लोक मान्यता के हिसाब से चतुर्थ स्तंभ है, और जो लोक मान्यता है वो सबसे बड़ी मान्यता है। लोक मान्यता से बड़ी चीज कोई है ही नहीं। हमने भी बताया कि जो पहला अखबार है भारत का, हिक्की गजट के नाम से जो जाना जाता है, J.A. हिक्की ने जिसको 29 जनवरी 1780 को निकाला, वो कोई बहुत दिनों तक चलने वाला अखबार नहीं था। वो 16 मार्च 1782 को बंद हो गया। भारत में अगर जेम्स अगस्टस हिक्की को पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है, तो उन्हीं के खाते में पत्रकारिता के लिए सजा भी भुगतने का सम्मान दर्ज है। 4 पृष्ठों के इस अखबार में वारेन हेस्टिंग्स सहित कंपनी के अधिकारियों के निजी जिंदगी पर तीखे प्रहार किए जाते थे। मामला कोर्ट में चला, 4 महीने कैद और 500 रुपया जुर्माना की सजा दी गई। इसके बाद भी जेम्स अगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की ने लिखना छोड़ा नहीं, लगातार लिखते रहे। फिर मामला चला। एक अन्य मामले में 1 वर्ष की कैद की सजा और 200 रुपया जुर्माना हुआ। एक तीसरे मामले में वारेन हेस्टिंग्स को 5,000 रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश भी दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर जो मुकदमे लाए गए और उन पर जो अत्याचार हुए अंग्रेजों के द्वारा जेम्स अगस्टस हिक्की पर, वो तो हुए ही। 14 नवंबर 1780 को GPO के माध्यम से जो प्रसारित किया जाता था, प्रसारण की सुविधा भी बंद कर दी गई। यानी पत्रकारिता को चारों ओर से बंद करने की कोशिश की गई, किंतु पत्रकारिता मुखर और प्रखर ही बनी रही। व्यवस्था से टकराने की यह पहली घटना थी। इसलिए हमने कहा कि एक ओर पत्रकारिता के प्रादुर्भाव का श्रेय अगर जेम्स अगस्टस हिक्की को जाता है, तो दूसरी ओर पत्रकारिता के लिए प्रताड़ना की कीमत चुकाने का सम्मान भी उन्हीं के नाम दर्ज है। सत्रह सौ 1880 से लेकर 1818 तक अनेक अखबार प्रकाशित हुए। लगभग 38 वर्षों की पत्रकारिता को अगर देखें तो ज्यादातर अखबार अंग्रेजी के अखबार थे। इंडिया गजट, कलकत्ता गजट और ओरिएंटल एडवर्टाइजर, बंगाल जर्नल, मद्रास कुरियर, कलकत्ता क्रॉनिकल, अनेक अखबार प्रकाशित हुए। लेकिन हिंदी का अखबार उसमें नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने ही, यानी उसके संपादकों ने ही, अंग्रेजी अखबार के संपादकों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका और उसके काले कारनामे को उजागर किया। उस पर अंकुश लगाने की बात अगर देखते हैं तो पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक कानून लाए गए, जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। 1785 ईस्वी में जनरल ऑर्डर लागू किया गया। 1795 में सेंसरशिप
लागू किया गया। 1799 में स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एक्ट लागू किया गया। पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। 1823 ईस्वी में प्रेस अधिनियम, 1857 में नया प्रेस अधिनियम, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने के माध्यम से तो मानव पत्रकारिता की आवाज ही बंद करने की कोशिश की गई। गला घोंटू कानून के नाम से इसे संज्ञापित किया गया। 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम, 1910 ईस्वी में भारतीय मुद्रणालय अधिनियम, 1914 ईस्वी में भारतीय रक्षा अधिनियम, 1923 ईस्वी में शासकीय गुप्तवाद अधिनियम, 1930 ईस्वी में इंडियन प्रेस ऑर्डिनेंस, 1931 ईस्वी में भारतीय प्रेस आपातकाल अधिनियम, 1932 ईस्वी में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम। ऐसे 1 दर्जन से अधिक कानून लाए गए जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। फिर भी भारत के पत्रकार न रुके, न थके, न अटके, न भटके, निरंतर पत्रकारिता की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या सर? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद एक बार रिपीट कर नोट कर दें। हम भेज देंगे, उनको भेज देंगे, वो जी सर, मिल जाएगा। थैंक यू। कहने का तात्पर्य यह कि स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को पत्रकारों ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बुलंदी के साथ रेखांकित किया। ये पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास है, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य इतिहास है। चाहे वो बंग भंग आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, असहयोग आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो, अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया जाता रहा और अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष किया जाता रहा उसे बुलंदी के साथ पत्रकारों ने रेखांकित किया। अब आज की पत्रकारिता का कुछ वर्तमान संदर्भ बताना प्रासंगिक होगा। आज की पत्रकारिता को अगर देखते हैं, वर्तमान की पत्रकारिता, भूतकाल की पत्रकारिता को आपने देख ही लिया, वर्तमान की पत्रकारिता को अगर देखते हैं तो विश्वसनीयता का संकट एक पत्रकारिता के समक्ष उजागर होता है। मैंने बताया ही पत्रकारिता के समक्ष नकारात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ी है। पत्रकारिता के समक्ष व्यावसायिकता का वातावरण खड़ा हो गया है, व्यावसायिकता बढ़ गई है। आजकल ठेकेदार पत्रकार हो गए हैं, मालिक हो गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर अखबार निकाल रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग अखबार निकालते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इधर हाल के 10-20 वर्षों में पत्रकारिता का अवमूल्यन हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक सरोकार की भावना से जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी वह घट रहा है। यानी सामाजिक सरोकार की भावना अब न्यून होती जा रही है। भाषाई चुनौती उत्पन्न हो गई है पत्रकारिता के समक्ष। भाषाई चुनौती इस मामले में कि उसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा है।
अब तो रोमन में सब लिखे जाने लगे हैं अखबार में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अनेक ऐसे अखबार हैं जो अंग्रेजी के शब्दों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा के सरलीकरण के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संपादकीय सत्ता का क्षरण हो रहा है। संपादकीय सत्ता का क्षरण यूं हो रहा है कि पहले संपादक नाम की जो सत्ता थी, उसके सामने बड़े बड़े लोग पानी पीते थे। आज वो मालिक के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। संपादकों की ये हैसियत नहीं कि मालिक के चंबर में उस तरह से धड़ल्ले से घुस जाएं। संपादकीय सत्ता का क्षरण हुआ है। संपादक ऑल इन ऑल होता था। पत्रकारों की बड़ी महत्ता होती थी, संपादकों की महत्ता होती थी। आज वह क्षीण होता जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। पत्रकारिता में भारतीयता का संकट दिखाई देता है। अच्छे प्रशिक्षण का अभाव दिखाई देता है। आज की पत्रकारिता में विदेशी पूंजी का निवेश पत्रकारिता में बढ़ता जा रहा है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। माफियाओं का प्रवेश पत्रकारिता में हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। सोशल मीडिया के आ जाने के कारण भी संकट का वातावरण निर्मित हुआ है। यह सच है कि अब गेट कीपिंग नाम की व्यवस्था नहीं है, और सोशल मीडिया के आ जाने से पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण हुआ है। लेकिन जो एडिटोरियल जनरेटेड कंटेंट है, वहां तक तो ठीक है, वहां एक नियंत्रण है। लेकिन जो आम लोगों के पास जो कंटेंट के जनरेशन का विकल्प खुल गया है, उसके कारण पत्रकारिता का अस्तित्व खतरे अस्तित्व पर मंडराने लगा है बादल। कहने का तात्पर्य कि सोशल मीडिया का संकट, सोशल मीडिया के कारण संकट के बादल उत्पन्न आ गए हैं। एडवर्टोरियल नाम की चीज अब पत्रकारिता में के लिए हितकर हो गई है। यानी विज्ञापन को एडिटोरियल के रूप में एडिटोरियल कंटेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। पेड न्यूज हो गया है, आ गया है। यह सब पत्रकारिता के लिए घातक है। पत्रकारिता नाम की चीज ने पत्रकारिता का बड़े पैमाने पर अहित किया है। मीडिया ट्रायल के कारण पत्रकारिता कराह रही है। जब तक अपराधी घोषित होगा, उससे पूर्व ही वह घोषित हो जाता है अपराधी। इतना मीडिया ट्रायल होता है, इतना चलता है कि वो बाद में भले ही बड़ी हो जाए, लेकिन मीडिया उसे मीडिया ट्रायल के कारण वो पहले ही अपराधी बन जाता है। मीडिया एक्टिविज्म हो गया है, मीडिया एडवोकेसी हो गया है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मीडिया अब कैंपेन चलाने लगा है। जायज नाजायज चीजों पर भी कैंपेन चलते हैं और बाध्य किया जाता है पत्रकारिता को। छोटे अखबारों के समक्ष
संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समाचारों के साथ साथ विचारों का घालमेल किया जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि बड़े घरानों में कैद हो गई है पत्रकारिता। अब हम पत्रकारिता के सांस्कृतिक स्वरूप पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पत्रकारिता की इस पृष्ठभूमि के साथ पत्रकारिता का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को जानने के पश्चात उसके सांस्कृतिक पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे। संस्कृति शब्द वस्तुतः संस्कृत भाषा के कृ धातु से बना है। 3 शब्दों का उल्लेख, 3 महत्वपूर्ण शब्द बने हैं। संस्कृति को समझने के लिए, सांस्कृतिक चेतना को समझने के लिए 3 शब्द कृ धातु से बने हैं, उसको भी समझना चाहिए। एक है प्रकृति, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है विकृति। जो मूल स्थिति है वह है प्रकृति। जो परिष्कृत स्थिति है, सुधरी हुई स्थिति है, सुसंस्कृत स्थिति है, वो है संस्कृति। और जो अवनति की स्थिति है वो है विकृति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से बड़ा अच्छा समझाया है। उन्होंने कहा कि खुद कमाओ और खुद खाओ, ये प्रकृति है। खुद कमाओ और दूसरे को खिलाओ, यह संस्कृति है। और दूसरे का छीन कर खाओ, ये विकृति है। इसे एक और उदाहरण से समझा जा सकता है संस्कृति को। छींक आना प्रकृति है, मुंह पर हाथ रखकर छींकना संस्कृति है, और 4 लोगों के बीच में उनके ऊपर छींक देना यह विकृति है। तो जीवन जीने का जो प्रारूप है वह संस्कृति है। जीने की कला संस्कृति है। जब प्राकृत या कच्चा माल परिष्कृत किया जाता है तो वह संस्कृत हो जाता है। जब वह बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। पत्रकारिता में मुख्य रूप से 2 चीजें होती है। एक पत्रकारिता में डेस्क होता है और दूसरा फील्ड होता है, रिपोर्टिंग होती है। तो पत्रकारिता स्वयं में, पत्रकारिता का जो संपादन पक्ष है वो स्वयं में संस्कृति है। संस्कृति यानी कच्चा माल जो कुछ भी आता है पत्रकारिता के माध्यम से खबरों के रूप में, उसे जब संस्कारित करते हैं तब उसे छापते हैं। यानी पत्रकारिता स्वयं में संस्कृति है, सांस्कृतिक चेतना का नाम है। हिंदी पत्रकारिता में सांस्कृतिक चेतना का आयाम बहुत व्यापक है, बड़ा है, विस्तृत है। इसमें पत्रकारिता के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों, मर्यादाओं और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सांस्कृतिक चेतना की पत्रकारिता के अंतर्गत रंगकर्म आता है, चित्रकला आता है, मूर्तिकला, संगीत, गायन और वादन, नृत्य, फिल्म, मनोरंजन, कठपुतली, रामलीला, रासलीला, मेला, कुंभ, व्रत, त्योहार इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। लोक कला के जो विविध रूप हैं, जैसे लोक कला, लोक नृत्य,
लोकगीत, लोक नाट्य, ये सब संस्कृति के यानी सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंग हैं। सांस्कृतिक चेतना के विकास अगर करना है तो इनका विकास आवश्यक हो जाता है। सांस्कृतिक धरोहर जो है, जैसे मठ है, मंदिर है, किला है, ऐतिहासिक स्थल है, तीर्थ है, इन सब के बारे में, इन सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, इन सांस्कृतिक उन्नयन के बारे में अगर कहीं बताया जाता है तो वो सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। नदियों का महात्म्य अगर बताना हो, संस्कृति को अक्षरित करना हो, तो वह सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक चेतना की पत्रकारिता वो है। अब सांस्कृतिक पत्रकारिता के कुछ स्रोत होते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेना प्रासंगिक होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गीत, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, कलाकारों, रंगकर्मियों और संस्कृति कर्मियों के सम्मेलन, समस्याएं, गुटबाजी इत्यादि चीजें जो भी हैं वो सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं, सांस्कृतिक चेतना के अंतर्गत आती है। सांस्कृतिक संगठन बहुत सारे हैं, जैसे संस्कार भारती है, इप्टा है, राष्ट्रीय कला मंच है, भारतीय लोक कला मंडल है, भारतीय राष्ट्रीय न्यास है। ये सब सांस्कृतिक संगठन हैं जिनके बारे में जानना, जिनकी रिपोर्टिंग करना, जिनकी गतिविधियों और सांस्कृतिक थाती को उजागर करना पत्रकारिता का अभिन्न अंग है, सांस्कृतिक पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। संग्रहालय और पुस्तकालय भी सांस्कृतिक समाचार के स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार की अकादमियां हैं भारत सरकार की, जो सरकारी संगठन है, जैसे संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, साहित्य अकादमी है, इंदिरा गांधी कला केंद्र है, राष्ट्रीय कला केंद्र है, CCRT है, NSD है, आर्ट एंड क्राफ्ट के विभिन्न कॉलेज हैं। ये सभी सांस्कृतिक समाचार के स्रोत हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को है, ये भी सांस्कृतिक समाचार के स्रोत हैं। कला प्रदर्शनी लगाई जाती है, कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, वह सारा का सारा जो है सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। अब सांस्कृतिक पत्रकारिता के कुछ उद्देश्यों पर बातचीत करना प्रासंगिक होगा और फिर हम उसके बाद भारत में जो विभिन्न समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं उसने कहां कहां सांस्कृतिक चेतना के विकास में किस तरह से भूमिका अदा की, उसका उल्लेख करके विषय को समाप्त करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों को रिपोर्ट करना ये पत्रकारिता का उद्देश्य है, सांस्कृतिक पत्रकारिता का उद्देश्य है। कलाकारों, रंगकर्मियों, सांस्कृतिक कर्मियों को प्रोत्साहित करना, कमियों को उजागर करना, ये सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। फिल्मी कलाकारों, अभिनेताओं के फिल्मों की जानकारी देना, फिल्मी कलाकारों की समीक्षा करना, फिल्मों की समीक्षा करना, सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में पाठकों को जानकारी देना, पाठकों की सांस्कृतिक संवेदना को पुष्ट करना, पाठकों में सांस्कृतिक प्रेरणा जागृत करना, ये सारे के सारे जो हैं वो सांस्कृतिक चेतना के अभिन्न अंग हैं। सांस्कृतिक बहसों और विवादों की जानकारी देना, सांस्कृतिक आंदोलन के विविध पक्षों को रेखांकित करना, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, रहन सहन, फैशन, रूप सज्जा,
इत्यादि को उभारने वाली नई पुरानी प्रवृत्तियों को रेखांकित करना, ये सारा का सारा जो है वो सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रकार की नीतियां निर्धारित होती हैं, उसे उजागर करना, क्षेत्र और विशेष वर्ग की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को उजागर करना, रेखांकित करना, ये सब सांस्कृतिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब हम कुछ अखबारों का उल्लेख करना चाहेंगे और उसके माध्यम से सांस्कृतिक चेतना के विस्तार में उन पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है, उस अखबार की क्या भूमिका रही है, उसका उल्लेख करना चाहेंगे। उदंत मार्तंड, जैसा कि हमने बताया कि भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। उदंत मार्तंड का अर्थ ही है उगता हुआ सूर्य, यानी इसका नाम ही सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। हिंदी का पहला अखबार जो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, जिसके कारण आज भी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 19 दिसंबर 1826 के अंक में गवर्नर जनरल लॉर्ड के लखनऊ दौरे का बड़ा अच्छा विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो सांस्कृतिक पत्रकारिता का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यह सांस्कृतिक पत्रकारिता का इतना उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी चर्चा सर्वत्र की जाती है। उदंत मार्तंड के आषाढ़ 1826 के अंक में वकालत के पेशे पर एक बहुत ही चुटीला व्यंग प्रकाशित हुआ है। यह भी सांस्कृतिक पत्रकारिता का एक उदाहरण है। उन्नीस दिसंबर 1827 के अंक के अंत में जो एक टिप्पणी प्रकाशित हुई है वह भी बड़ा उल्लेखनीय है। उसमें छपा था, वह सांस्कृतिक और साहित्यिक ही है वह भी, कि आज दिवसलों उग चुक्यो उदंत मार्तंड, आज दिवसलों उग चुक्यो उदंत मार्तंड, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। कहने का तात्पर्य यह कि जिस दिन वो बंद हो रहा था उस दिन भी वह साहित्यिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समेटे हुए वह अखबार बंद हो रहा था। इस कविता में भी सांस्कृतिक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। एक दूसरा अखबार निकला जिसमें सांस्कृतिक चेतना के तत्व और सांस्कृतिक चेतना दिखाई देता है जिस पत्रकारिता में, उसका नाम था समाचार सुधा वर्षन। 8 जून 1854 को ये अखबार निकला। पहला हिंदी दैनिक था। ये द्विभाषी था यद्यपि, लेकिन हिंदी इसमें था। संपादक और प्रकाशक बांग्ला भाषी श्याम सुंदर सेन थे। पृष्ठ संख्या 6 से 8 तक होती थी। यह रविवार को छोड़कर सभी दिन प्रकाशित होता था। स्वाधीनता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने में इस अखबार की बड़ी भूमिका रही। यह पत्र हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में छपता था, जो उस समय की सांस्कृतिक समावेशिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने वाला यह अखबार कुछ ही समय चला, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन सांस्कृतिक चेतना को जगाने में इस अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वाधीनता संग्राम में भी इस अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। समाचार सुधा वर्षन। जग हितकारक एक अखबार निकला 1861 ईस्वी में अजमेर से। हर शनिवार को ये प्रकाशित होता था। संपादक और प्रकाशक पंडित
शिव नारायण थे। इसके दो खबरों का उल्लेख करना समीचीन होगा। एक, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया है, यह एक समाचार है जो सांस्कृतिक चेतना का उदाहरण है। और दूसरा, रीति का वध करना शीर्षक से बाल विवाह का विरोध उसमें किया गया है, यह भी सांस्कृतिक चेतना का ही अंग है, अभिन्न अंग है। हिंदी पत्रकारिता में सांस्कृतिक चेतना के मुखर स्वर को अगर हम देखते हैं, वह है कवि वचन सुधा। 15 अगस्त 1867 को इसका प्रकाशन काशी से हुआ था। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण में, सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने कवि वचन सुधा के माध्यम से स्वदेशी और स्वराज्य की चेतना का विस्तार किया, स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और इस प्रकार सांस्कृतिक चेतना का वह भी एक हिस्सा है, इस रूप में हम उसको देखते हैं। कवि वचन सुधा ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की और राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, जो एक प्रकार से गहरी सांस्कृतिक चेतना का ही प्रतीक था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज की कुरीति जैसे बाल विवाह, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पर जोरदार प्रहार किया, जो सांस्कृतिक चेतना का ही प्रतीक था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से मातृभाषा और मातृभूमि के गौरव को वापस लाने का सत प्रयत्न किया, जो सांस्कृतिक नवजागरण का ही एक प्रयास था। इस रूप से हम देखते हैं कि कवि वचन सुधा के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांस्कृतिक चेतना का विकास और विस्तार किया। सज्जन कीर्ति सुधाकर, उसका प्रकाशन 1869 ईस्वी में हुआ था। उदयपुर से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला शासकीय अखबार ये था, गजट था ये एक तरह से। इसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के विचार उत्तेजक लेख प्रकाशित होते थे। इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों के लेख को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। इसके संपादक थे बंशीधर वाजपेयी। सांस्कृतिक चेतना के जागरण में अल्मोड़ा समाचार का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1871 ईस्वी को किया गया। इसके पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। यह पत्र 47 वर्षों तक निकलने के बाद 1918 ईस्वी में बंद हुआ। पूजा पांडे जी ने लिखा कि भारतेंदु जी ने लगभग हर क्षेत्र में काम किया। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने समाज जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अलग जगाया। हम आगे चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बाला बोधनी नाम के अखबार निकाले, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसने भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, उसका भी उल्लेख करेंगे। लेकिन पहले हम अल्मोड़ा अखबार का उल्लेख करना चाहेंगे। ये क्षेत्र विशेष का अखबार था। यह अखबार 47 वर्षों तक चला। इस अखबार ने हिंदुत्व की सांस्कृतिक चेतना का विस्तार किया। इसके ऊपर में ही गणेश जी की मूर्ति छपती थी। ये इस अखबार के स्वामी इस अखबार को
स्वामी विवेकानंद और उसके मठ पर बड़ी श्रद्धा थी। इस अखबार ने कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित की और सामाजिक चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस अखबार ने कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। एक अखबार कलकत्ता से निकला, बाद में पटना से वो अखबार निकलता था, नाम था बिहार बंधु। केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट इसके संपादक थे। उन्होंने 1872 ईस्वी में इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया था। यह अखबार 1 वर्ष के बाद पटना आ गया और सन 1875 में बिहार बंधु का संपादक स्वयं केशव राम भट्ट हो गए। उन्होंने 30 वर्षों तक इस पत्र के माध्यम से हिंदी की सेवा की। यह पत्र भारतेंदु से प्रभावित था। इसने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। इसने अदालतों में फारसी के बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण 1881 ईस्वी में अदालतों में हिंदी लागू हुई। इस प्रकार हिंदी की अस्मिता और सांस्कृतिक चेतना के जागरण में इस पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पत्र का नाम था बिहार बंधु। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 15 अक्टूबर 1873 को काशी से प्रकाशित हुआ। इसके कुल 8 अंक निकले। इसने ऐतिहासिक और पुरातात्विक विषयों के लेखों को प्रकाशित किया और इस तरह से सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इस अखबार ने भी किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य में पूरा एक युग का ही नाम उनके नाम पर है और पत्रकारिता में भी उसी तरह पूरा एक युग ही पत्रकारिता का उनके नाम है। यद्यपि वे बहुत अल्पायु में ही गुजर गए, केवल 34 वर्ष 6 महीने में वो गुजर गए, लेकिन उनकी पत्रकारिता, उनकी साहित्य सर्जना, सांस्कृतिक चेतना के जागरण में, सांस्कृतिक नवजागरण के अग्रदूत के रूप में वे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उन्होंने एक अखबार निकाला केवल महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए। मैंने चिंतन उनका कितना व्यापक था कि बाला बोधनी जनवरी 1874 को इसका प्रकाशन काशी से किया गया। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और एक संपादक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान सुनिश्चित की। हिंदी प्रदीप एक अखबार निकला इलाहाबाद से। ये अखबार सितंबर 1877 में निकला। संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के कवर पेज जो था वो रंगीन छपता था। यह अखबार 31 वर्षों तक चलने के बाद 1908 ईस्वी में बंद हो गया। इस पत्रिका ने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया। पत्रिका ने भारतीय संस्कृति के मूल मूल्यों जैसे सत्य, आतिथ्य, अहिंसा को महत्व दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। पत्रिका ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों पर प्रहार किया। हिंदी प्रदीप में प्रकाशित लेखों के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों का पर विचार विमर्श होता था और इस प्रकार से सांस्कृतिक चेतना के जागरण में इस पत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सांस्कृतिक चेतना के जागरण में भारत मित्र नाम का अखबार भी बहुत महत्वपूर्ण था। 17 मई
1848 ये 78 को कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। 1878 ईस्वी में कोलकाता से। इसके संचालक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र और संपादक थे छोटूलाल मिश्र और हरमुकुंद शास्त्री। भारत मित्र की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय यद्यपि बालमुकुंद गुप्त को जाता है और उनके ही कार्यकाल में, लंबे कार्यकाल में, इस अखबार ने सांस्कृतिक चेतना का जागरण किया। यह पत्र मुख्य रूप से स्वदेशी, समग्र राष्ट्रीयता और राजनीतिक जागरूकता पर यह पत्र मूल रूप से केंद्रित था। बालमुकुंद गुप्त का जो कार्यकाल था वो 16 फरवरी 1899 से 14 सितंबर 1907 तक, लगभग 8 वर्षों तक का कार्यकाल था। इस कार्यकाल में इस पत्र ने, यानी भारत मित्र ने, सांस्कृतिक चेतना का विस्तार किया, विकास किया और इस अखबार की इस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे प्रतिबंधों के बावजूद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। भारत मित्र का मुख्य लक्ष्य स्वदेशी के प्रति सामूहिक चेतना को बढ़ावा देना था। उसने समग्र जातीय चेतना के विकास में अपना लक्ष्य बनाया। बालमुकुंद के कार्यकाल में इस पत्र ने सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ा ही सुंदर और अच्छा मंच प्रदान किया और 1934 ईस्वी में लगभग 50 से भी अधिक वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद ये अखबार बंद हो गया। सांस्कृतिक चेतना के जागरण में सार सुधा निधि नाम के अखबार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप लोग चाहेंगे तो मैं सब, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं भेज भी दूंगा आपको, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए। 13 जनवरी 1879 को कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ। संपादक थे सदानंद मिश्र। इसके तेवर फिरंगियों को कुचलने के विरोध में बड़ा तीखा हुआ करता था। इस अखबार ने भी सांस्कृतिक चेतना के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। इसके एक शीर्षक का उल्लेख मैं करना चाहूंगा जो सांस्कृतिक चेतना का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। देशराज यादव जी ने भी लिखा है, धन्यवाद। तो यह सांस्कृतिक चेतना के जागरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इस अखबार में जहां लखो वहां होरी, जहां लखो वहां होरी नाम से एक समाचार प्रकाशित किया जो तत्कालीन स्थितियों का सुंदर विवरण है, विवेचन है। होली का इसमें अच्छा वर्णन किया गया है जो सांस्कृतिक चेतना के विस्तार के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। चारों ओर उमंग का वातावरण है, उल्लास का वातावरण है और उसके बीच होली का वातावरण मनाया जा रहा है। होली का हुड़दंग है और उल्लास और उमंग के साथ होली मनाई जा रही है। इस बात का उल्लेख सार सुधा निधि में जहां लखो वहां होरी नाम से किया गया है। यह सांस्कृतिक चेतना के जागरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सार सुधा निधि ने गौवध से संबंधित भी समाचार छापे जो गाजीपुर जिला से संबंधित था, जो सांस्कृतिक चेतना के जागरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। लगभग 11 वर्षों तक चलने के बाद 1890 ईस्वी में यह अखबार बंद हो गया।
एक अखबार निकला उचित वक्ता। 7 अगस्त 1880 ईस्वी को कोलकाता से यह अखबार प्रकाशित हुआ। संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र। उचित वक्ता ने सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा दिया। बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने प्रहार किया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें लेख लिखे गए। गौ मांस की बिक्री पर उचित प्रतिबंध लगे, इस निमित्त भी लेख प्रकाशित किए गए और इस प्रकार सांस्कृतिक चेतना के जागरण में इस अखबार उचित वक्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगस्त ये अखबार अलग अलग समय पर प्रकाशित हुआ। अगस्त 1880 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ वो फरवरी 1887 ईस्वी तक चला, लगभग 7 वर्षों तक चला। फिर ये अखबार बंद हो गया। दोबारा ये अखबार 10 मार्च 1889 में से लेकर 7 जुलाई 89 तक चला। 89 में ही ये अखबार फिर बंद हो गया। 1894 26 मई से लेकर 10 नवंबर 1894 तक पुनः ये अखबार चला और बंद हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि अखबार चलते थे, बंद होते थे, चलते थे, बंद होते थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पत्रकार निरंतर जेल में जाकर भी लौट आते थे, फिर अखबार निकालते थे। तो पत्रकारिता के प्रति ये जो जुनून है यह भी बड़ा उल्लेखनीय है और सांस्कृतिक चेतना के जागरण में इस तरह पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदुस्तान नाम का अखबार 1885 ईस्वी में काला कांकर से राजा रामपाल सिंह ने इसका प्रकाशन किया। यह अखबार 1883 ईस्वी में लंदन से पहले निकला था। राजा रामपाल सिंह स्वयं इसके संपादक थे। संपादन में सहयोग करने के लिए जॉर्ज चंपल को नियुक्त किया गया था। वो अंग्रेजी में लिखते थे और राजा रामपाल सिंह स्वयं हिंदी में और उर्दू में लिखते थे। जुलाई 1885 में हिंदुस्तान लंदन से प्रकाशित होता रहा 85 तक, और उसके बाद जब वो भारत लौटे तो जॉर्ज चंपल को भी अपने साथ ले आए। काला कांकर से यह अखबार निकला जिसमें बाद में अमृतलाल चक्रवर्ती जैसे संपादक ने इसका संपादन किया। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदी पत्रकारिता के जो गौरव पुरुष हैं, जिनके नाम से आज का यह व्याख्यान माला भी हो रहा है, मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधान संपादक के रूप में 1887 को ज्वाइन किया। प्रताप नारायण मिश्र, बाबू शशिभूषण, बाल मुकुंद गुप्त जैसे विद्वान इसके संपादकीय सहयोगी हुआ करते थे। इस अखबार ने भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में और विरासत को संरक्षित करने में, उसे रेखांकित करने में, उस विषयों को प्रमुखता से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सरस्वती नाम का एक अखबार, आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर से जानते ही होंगे। इस अखबार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनवरी 1900 में यह पहला अंक इसका प्रकाशित हुआ। नागरिक प्रचारणी सभा से अनुमोदित पत्र था। इसके संपादक मंडल में 5 प्रमुख विद्वानों के नाम छपते थे: बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास, किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू श्याम सुंदर दास।
1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक बनाए गए। 1903 ईस्वी में जिस व्यक्तित्व ने इस अखबार को संभाला, जिस पत्रिका को संभाला, उसका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वो नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के संपादक बने। सरस्वती ने हिंदी लेखन की वर्तनी को शुद्ध किया और भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। हिंदी को मानक स्वरूप देने में द्विवेदी जी ने 28 वर्ष के संपादन काल में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती को एक साहित्यिक प्रकाशन तक सीमित नहीं रखा, उसे सांस्कृतिक नवजागरण का एक सशक्त माध्यम भी उन्होंने बनाया। इस प्रकार सांस्कृतिक चेतना के जागरण में सरस्वती की भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। ये सब पत्रकारिता जो है, ये सच पूछिए तो 1900 के पहले की पत्रकारिता है जिसका उल्लेख हमने किया है। 1900 के बाद की जो पत्रकारिता है उसमें सांस्कृतिक चेतना के तत्व अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देते हैं। अभ्युदय नाम का अखबार 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। प्रयाग से ये अखबार निकला। इस अखबार ने भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हिंदी केसरी नाम का अखबार जिसे माधवराव सप्रे के संपादन में नागपुर से छपता था, इस अखबार ने भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अगर हम कालक्रम से देखते हैं तो उदंत मार्तंड से लेकर और अब तक, यानी स्वाधीनता संग्राम तक, यानी 1947 तक की पत्रकारिता का कालक्रम अगर देखते हैं तो स्नेह स्नेह सांस्कृतिक चेतना के जागरण की पत्रकारिता दिखाई देती है और वह स्नेह स्नेह बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। स्वाधीनता संग्राम के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, जातीय अस्मिता के लिए अखबार निकलते रहे और सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे। आपने भी अच्छा। हिंदी केसरी के बाद मर्यादा का प्रकाशन 1910 ईस्वी में मालवीय जी ने इलाहाबाद से किया। यह भी मासिक पत्र था। प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से किया 9 नवंबर 1913 ईस्वी को। कर्मवीर का प्रकाशन 1920 ईस्वी में जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। सांस्कृतिक चेतना के जागरण में इस अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाथ उठाया है, हम खत्म करने वाले हैं। 5-7 मिनट का समय अभी बच रहा है। प्रश्नोत्तर का भी हम समय देंगे, उसमें बातचीत हो जाएगी। आज का प्रकाशन, कर्मवीर का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। आज का प्रकाशन भी उसी वर्ष 5 सितंबर 1920 को श्री प्रकाश के संपादन में निकला। बाद में इसके संपादक बाबूराव विष्णु परारकर जैसे प्रख्यात पत्रकार हुए और वाराणसी से निकलने वाला यह अखबार, निश्चित रूप से इस अखबार ने भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। चांद जैसा अखबार, चांद जैसी पत्रिका निकली। नवंबर 1922 को प्रयाग से रामरख सिंह इसके संपादक थे। इस अखबार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक चेतना के जागरण में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और खास करके हिंदी की जो पत्रकारिता है
उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने जिन भी पत्रिकाओं का उल्लेख किया है वो सबके सब हिंदी की ही पत्रकारिता रही है, इसलिए उसका उल्लेख किया है। हिंदी के आप सभी विद्वान हैं। मैंने अपने प्रयास से हिंदी की पत्रकारिता और उसमें सांस्कृतिक चेतना के तत्वों को रेखांकित करने की भरपूर कोशिश की। कुछ छूट गया हो तो क्षमा करेंगे। यद्यपि ये विषय तो बड़ा व्यापक है, विस्तृत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, लेकिन फिर भी हमने हर संभव प्रयास किया है कि विषय से संबंधित सारगर्भित चीजों को विषयांतर न होते हुए सारगर्भित चीजों को बताने की मैंने कोशिश की है। धन्यवाद। कुछ प्रश्न होंगे तो अभी 6 मिनट शायद बच रहे हैं। जी सर बिल्कुल। मनोज जी प्रश्न करें। जिज्ञासा